नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के डिस्कशन का टॉपिक है, क्या वेरिकोसील से इनफर्टिलिटी हो सकती है। अक्सर कई पेशेंट्स मेरी ओपीडी में आते हैं जो कि किसी इनफर्टिलिटी सेंटर से या एक गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा रेफ़र होकर आते हैं, जिनको इनफर्टिलिटी का इशू होता है। शादी के कई साल हो गए हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, और ऐसे पेशेंट्स में गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली मेल्स को यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं एग्जामिनेशन के लिए। और जब हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं तो कई बार वेरिकोसील पकड़ में आता है। तो क्या वेरिकोसील से इनफर्टिलिटी हो सकती है? यह कई बार पेशेंट्स का सवाल होता है, और आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो यह प्रूव कर पाए कि वेरिकोसील से इनफर्टिलिटी होती है। इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन एसोसिएशन डेफिनेटली देखा गया है कि वेरिकोसील के साथ इनफर्टिलिटी का एक एसोसिएशन होता है। वेरिकोसील जो होता है उसको मोस्ट कॉमन करेक्टेबल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी माना गया है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को सीमेन के पैरामीटर्स ख़राब हो रहे हैं और उसको साथ में वेरिकोसील है, तो वेरिकोसील को ठीक करने से सीमेन के पैरामीटर्स इम्प्रूव हो सकते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये वेरिकोसील होता क्या है? वेरिकोसील होता है जो हमारी टेस्टिस के आसपास की जो नसें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, अगर वो फूल जाएं, उनमें गुच्छे बन जाएं, उनके अंदर ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होने लगे, तो उस कंडीशन को वेरिकोसील कहते हैं। यह वेरिकोसील हमारी टेस्टिस को डैमेज कैसे करता है? तो उसके बहुत सारी थ्योरीज पोस्टुलेटेड हैं। उसमें से जो एक पॉपुलर थ्योरी है वो यह बोलती है कि नॉर्मली हमारी टेस्टिस को बॉडी के बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि उसको हमारी बॉडी से कुछ 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर कूलर चाहिए होता है अच्छे से काम करने के लिए। यानी कि उसको एक ठंडा तापमान चाहिए होता है हमारी बॉडी से 1 या 2 डिग्री कम, ताकि वो ठीक से काम कर सके। और जब यह वेरिकोसील होता है किसी पेशेंट में, तो उसकी जो टेस्टिस के अंदर की जो वेन्स के अंदर ब्लड इकट्ठा रहता है, वो टेस्टिस के आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा के रखता है, जिसके कारण टेस्टिस को डैमेज होता है और स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा फ्री ऑक्सीजन रेडिकल और बाकी थ्योरीज पोस्टुलेट की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी थ्योरी वेल प्रूवन नहीं है। वेरिकोसील जो होता है वो स्पर्म की क्वालिटी को भी ख़राब करता है और धीरे धीरे टेस्टिस को डैमेज करके टेस्टिस के साइज़ को भी कम करता है। अगर हम स्पर्म की क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं स्पर्म के अंदर एक टेल होती है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ता जाता है। तो उस मोटिलिटी को वेरिकोसील के पेशेंट्स में यह मोटिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। जो स्पर्म्स होते हैं वो धीरे धीरे उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है। दूसरा पैरामीटर जो होता है स्पर्म की काउंट, यह स्पर्म की काउंट वेरिकोसील के पेशेंट्स में धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, वेरिकोसील एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, तो जो पैरामीटर्स आज हैं, अगर वेरिकोसील के कारण सीमेन के पैरामीटर्स ख़राब हो रहे हैं, तो वो टाइम के साथ धीरे धीरे और ख़राब होते चले जाएंगे। तो तीसरा पैरामीटर जो होता है वो मॉर्फोलॉजी होती है कि स्पर्म जो हमको आज माइक्रोस्कोप के अंदर नॉर्मल दिख रहे हैं, धीरे धीरे वो नॉर्मल की क्वांटिटी कम होती जाएगी और एबनॉर्मल स्पर्म्स का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली वेरिकोसील सारे पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमन पैरामीटर जो अफेक्ट करता है वो मोटिलिटी होती है। जब भी कोई कपल किसी गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा या डायरेक्टली यूरोलॉजिस्ट के पास आता है कि डॉक्टर साहब हम 1 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है, या तो किसी और ने मुझे डायग्नोज किया है वेरिकोसील से, या फिर यूरोलॉजिस्ट खुद उनको डायग्नोज करता है वेरिकोसील से। तो वेरिकोसील को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले वो उसको क्लिनिकली एग्जामिन करता है कि कहीं वेन्स डायलेटेड तो नहीं है। अगर वेन्स डायलेटेड हैं तो किस ग्रेड का डायलिटेशन है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक का डायलिटेशन हो सकता है। कंफर्म करने के लिए वो एक स्क्रोटल डॉपलर कराता है, जो कि एक तरह का सोनोग्राफी होती है, जिसमें वो ब्लड के फ्लो का पैटर्न देखते हैं और वेन्स कितनी डायलेटेड है वो देखते हैं। उसकी भी वो लोग, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, वो ग्रेडिंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है उसके सीमेन को एनालाइज करना। एक सैंपल से नहीं होता है, कम से कम 2 या 3 सैंपल एनालाइज किए जाते हैं और वो देखा जाता है कि उसके पैरामीटर्स क्या हैं, सीमेन के अंदर स्पर्म्स की काउंट क्या है, मोटिलिटी कैसी है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। जब
यह सारा पैरामीटर्स को एक यूरोलॉजिस्ट स्टडी करता है, एनालाइज करता है, तब जाके वो कंक्लूड कर सकता है कि अच्छा इसकी इनफर्टिलिटी या जो सीमेन के पैरामीटर्स डिरेंज हो रहे हैं उसका कारण वेरिकोसील है, और हो सकता है इस वेरिकोसील को ट्रीट करने से पेशेंट में फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएं और इंटर्न प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं। इसमें कई स्टडीज़ में देखा गया है कि जब भी इनफर्टिलिटी के लिए वेरिकोसील की सर्जरी की जाती है, वेरिकोसील का करेक्शन किया जाता है, तो ऐसे केसेस में 40 to 60% लोगों में जो सीमेन के पैरामीटर्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। और इंटर्न प्रेगनेंसी का इंसिडेंस जो होता है ऐसी सर्जरी के बाद वो 20 to 60% होता है। मतलब अगर किसी मेल ने वेरिकोसील का ट्रीटमेंट लिया है किसी भी फॉर्म में, तो उसमें फ्यूचर में प्रेगनेंसी का जो रेट होता है ऐसे कपल में वो 20 to 60% के आसपास होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या ऑप्शंस होते हैं, सर्जिकल ऑप्शंस, जो कि एक वेरिकोसील का पेशेंट यूज़ कर सकता है। पहला ऑप्शन है सर्जिकल करेक्शन, जिसमें जो डायलेटेड वेन्स होती हैं, जो वेन्स जो फूल जाती हैं, उनको आप बांध देते हैं और कट कर देते हैं ताकि उनका डायलिटेशन ख़त्म हो जाए। यह सर्जिकल मेथड लैप्रोस्कोपिकली भी हो सकता है और ओपन सर्जरी के द्वारा भी हो सकता है। कई स्टडीज़ में, कई रिसर्चेस में जो बेस्ट टेक्निक पाई गई है वो माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टॉमी पाई गई है, जिसमें आप ओपन टेक्निक के थ्रू वेन्स को डिलीवर करते हैं और एक माइक्रोस्कोप के अंडर में उनको देखते हैं और उनको बांधते हैं। माइक्रोस्कोप यूज़ करने से जो आसपास के लिम्फेटिक्स होते हैं, टेस्टिस की जो आर्टरी होती है, इन सबको चोट लगने का डर कम हो जाता है। साथ में आप छोटे छोटे वेन्स को भी आइडेंटिफाई करके उनको लाइगेट करके बांध सकते हैं और कट कर सकते हैं। इस टेक्निक का जो सक्सेस रेट है वो बाकी टेक्निक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और कॉम्प्लिकेशंस और इंसिडेंट्स का चांसेस भी कम है। दूसरा टेक्निक होती है लैप्रोस्कोपिक टेक्निक, जिसमें हम पेट में एक दूरबीन डाल के जो टेस्टिस की वेन जो पेट के थ्रू मेजर वेन्स में जारी होती है उसको क्लिप कर देते हैं। ये नॉर्मली तब यूज़ किया जाता है जब आपको दोनों तरफ के वेरिकोसील को एक साथ ऑपरेट करना हो। इसके अलावा जो एक अपकमिंग टेक्निक है वो एम्बोलाइजेशन होता है, जिसमें रेडियोलॉजिकली एक्सरे के अंडर में हम जो वेन्स को देखते हैं और एक केमिकल डाल के उन वेन्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसमें किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा एक ऑप्शन होता है आईयूआई का, कि अगर कपल की एज बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं और उनके स्पर्म के पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे केसेस में वेरिकोसील का ट्रीटमेंट तो चलता रहता है, लेकिन पेशेंट्स अपने हस्बैंड के स्पर्म को यूज़ करके इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि सीधे स्पर्म को वजाना के अंदर और यूट्रस के अंदर डालने का जो टेक्निक है उसको आईयूआई कहते हैं। वो एक टेक्निक है जो कि कई पेशेंट्स फॉलो कर सकते हैं। अगर पेशेंट के सीमेन के पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा पुअर हैं कि हार्डली कुछ स्पर्म्स दिख रहे हैं, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को आईवीएफ टेक्निक पे जाने का बोलते हैं कि ठीक है, हम वेरिकोसिल का तो ट्रीटमेंट होता रहेगा, लेकिन आप पहले क्योंकि स्पर्म के पैरामीटर्स इतने डिरेंज्ड हैं, तो आप आईवीएफ के लिए भी एक बार कंसिडर कीजिए। और ऐसे पेशेंट्स को जो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास भेजा जाता है ताकि वो आईवीएफ के लिए भी ओपिनियन ले सकें। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।